नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं भारत में बैंकों के बेटे के बारे में बात करने वाला हूं। एक ऐसे आदमी के बारे में जिसको जितने पैसे चाहिए बैंक से फ़ौरन से पेशतर मिल जाते हैं और कई बार लोगों को उनको रोकना पड़ता है कि इनको पैसे मत दो, इस पैसे का ये गलत इस्तेमाल करेंगे, ये पैसे गलत काम के लिए ले रहे हैं। लोगों को प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाके बैंक रुकते हैं और कभी कभी वो भी नहीं रुकते हैं। ऐसे लाडले इस धरती पे बहुत कम हैं और हमारी भारत भूमि में तो ऐसे लाडले गिनती के हैं और वो जहाँ हाथ रख दें उनको जो कुछ खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, उनको बैंक से चुटकी में पैसे मिल जाएंगे, जो खरीदना चाहें। आज मैं एक ऐसे ही लाडले के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसको बैंक से जो लोन मिल जाता है चुटकी में, वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी हैसियत को देख के मिलता हो, ज़रूरी नहीं है कि उसके उतनी ज़्यादा संपत्ति हो। आप जाते हैं बैंक लोन लेने, वो चेक करता है ना आपकी प्रॉपर्टी क्या है, गिरवी क्या रखोगे, सारी चीज़ें चेक करता है ना। लेकिन आपकी ओवरऑल पूरी जो हस्ती है, उससे ज़्यादा लोन अगर आपके एक इशारे पे मिल जाए तो आप हमारे आज के वीडियो का जो कैरेक्टर है उसके बारे में समझ लीजिए और जान लीजिए कि वो कैसे मिल रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो खबर मैं बताने वाला हूँ, जो बातचीत मैं आपसे करने वाला हूँ, इसका साहस इस देश के मीडिया में नहीं है कि कर ले और आपको ये बात इस तरह से बता दे। आज मैं बताऊंगा, कल से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आएंगे, तरह तरह के प्रलोभन आएंगे, दबाव आएंगे, पहले भी आए हैं और मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरा कमिटमेंट आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं और एक QR कोड भी आपको अनेक स्थानों पर दिखाई देगा, उसको भी स्कैन कर सकते हैं आप। मैं अभी हाजिर हुआ। थोड़ी पुरानी बात हो गई है, लेकिन इतनी पुरानी भी नहीं हुई है। वो फिल्म आई थी फरारी की सवारी, सचिन तेंदुलकर उसमें जो है, सचिन तेंदुलकर की फरारी के ऊपर वो फिल्म बनी थी। उस फिल्म में सचिन तेंदुलकर कहीं भी नहीं थे। मेरा बेटा बहुत छोटा था तो उसको कारों से खेलने का शौक़ था, तो उस शौक़ में ही हम उस फिल्म को देखने चले गए। फरारी कार उस फिल्म में थी और उसको लेकर एक कहानी, अच्छी सी कहानी बनाई गई थी। बेटे को फरारी उस फिल्म में बहुत पसंद आई और एक दिन हम किसी पार्टी से लौट रहे थे तो दिल्ली के होटल मेरिडियन के पास में फरारी का एक शोरूम होता है और उस शोरूम के बाहर अचानक उसने मचलना और ज़िद करना शुरू कर दिया कि मुझे अभी की अभी फरारी ख़रीदनी है। वो फरारी सामने शोरूम के अंदर, दरअसल वो जो शोरूम है उसमें आगे ग्लास के दरवाजे हैं, बस वही लॉक हो जाते हैं। वो रात को भी रोशनी में फरारी उसके अंदर चमकती रहती है। बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के, बहुत मुश्किल से उस बच्चे को मनाया और फिर जाके चिप्स के 2 पैकेट पे डील हो गई। मेरी जान छूटी क्योंकि फरारी में दिला नहीं सकता था, चिप्स के पैकेट दिला के काम चल गया। लेकिन जिस मेहमान की मैं बात कर रहा हूँ वो चिप्स के पैकेट में मानने वाला नहीं है। आप जानते होंगे और अब तक समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ गौतम अडानी ग्रुप की। गौतम अडानी ग्रुप को जितना चाहिए उतना लोन बैंकों से मिल जाता है। ये उसकी, या तो आप साख मान लें, या उसका रुतबा मान लें, या उसकी पहुंच मान लें, या उसकी हनक मान लें। और ग्रॉस डेट जिसको कहते हैं, उधारी उसके ऊपर, वो बढ़कर 2.2 लाख करोड़ पहुंच गई है, यानी 2,20,000 करोड़ क्या है उनके ऊपर, कर्जा है अडानी साहब के ऊपर। और अब भी उनको जब भी कुछ ख़रीदना होता है, अभी वो सीमेंट ख़रीदा, उन्होंने सीमेंट कंपनी ख़रीदी और हिंदुस्तान के सीमेंट किंग बन गए। पहले चावल ख़रीद के चावल किंग बन गए। तो वो जिसके किंग बनना चाहते हैं उनको जितने पैसे चाहिए बैंक से लोन मिल जाता है। ये उनको, अब ये नहीं कहूँगा कि खुली छूट है, ऐसा कहने से लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन हाँ, उनको मिल जाता है। ये उनका रुतबा है, ये उनकी महानता है, ये उनकी पहुंच है, ये उनकी ताकत है, या उनका आभा मंडल है, या ये उनका चमत्कार है, या ये उनके ऊपर
आशीर्वाद है। और ये डेट जो है, ये जो लोन है, ये 1 साल के अंदर 42% बढ़ गया। यानी पहले 1 रुपया था तो अब 1 रुपया 42 पैसे हो गया। 1 साल के अंदर इतना लोन उन्होंने ले लिया कि अपना ही लोन 42% बढ़ा लिया। और इसने 1,57,000 करोड़ रुपए का कर्ज 1 साल के अंदर ले लिया है। यानी इनको जो जो खरीदना था, वो हम अक्सर पढ़ते हैं ना, अंबानी का एम्पायर बड़ा हो गया, अब तो एयरपोर्ट भी खरीद लिए, अब तो फला चीज़ भी खरीद ली, ये बीच खरीद लिया, बंदरगाह मिल गए सारे के सारे, वो जो जिसपे स्मैक अभी पिछले दिनों ड्रग्स पकड़े गए थे, जो जो खरीदना हो, जहाँ जहाँ खरीदना हो खरीद ले रहे हैं, क्योंकि उनको लोन मिल जा रहा है। और लोन इतना मिल रहा है, मैंने आपको बताया ये कि 1,57,000 करोड़ रुपए का लोन एक ही साल में मिल गया उनको, और 42% उन पर उधारी बढ़ गई। तो आप कहेंगे कि भाई बड़े बड़े लोग हैं, इसमें बड़ी बात क्या है, बिजनेसमैन है, बिजनेस करने के लिए उनको लोन मिल रहा है तो मिल जाना चाहिए। तो बैंक जब लोन देती है तो नियम एक ही रहता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या कोई दूसरा मिडिल क्लास आदमी या कोई सड़क छाप आदमी, और वो ये रहता है कि इस आदमी की अपनी हैसियत क्या है और ये इस लोन को चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। अगर 1 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का अगर आदमी को कार लोन मिलता है और उसमें वो ना चुका पाए तो बैंक के लिए उतनी रिस्क नहीं है, आगे आगे इस रिस्क को आप महसूस करेंगे। लेकिन अगर कोई एक आदमी बहुत बड़ा उद्योगपति है, वो नहीं चुका पाए, ना चुकाए, तो बैंक का क्या होगा इसकी कल्पना कर लीजिए। हमारे यहाँ पे मलाया साहब का बहुत बढ़िया से हमारे पास विजय माल्या का एक उदाहरण है। विजय माल्या जो भी आप कहें, वो बढ़िया से बैंकों को दे के गए हैं आशीर्वाद, और अभी तक तरह तरह के आश्वासन दिए जा रहे हैं, उनको लाएंगे, हर चुनाव से पहले उनको लाया जाने लगता है हिंदुस्तान में, फिर मामला अटक जाता है। तो अब ये कहें कि इनका ये जो लोन है, इस लोन में मुझे ऐतराज़ क्या है। मुझे ऐतराज़, तो मैं ऐतराज़ करने वाला होता कौन हूँ। बैंक खुद लोन दे रहा है, ऐतराज़ होना चाहिए तो RBI को होना चाहिए, देश की सरकार को होना चाहिए, देश के नागरिक के तौर पर मुझे भी होना चाहिए, लेकिन मैं वो उसको व्यक्त कर सकता हूँ। अडानी ग्रुप की एक चीज़ होती है डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी जितने शेयर होल्डर्स हैं किसी कंपनी के, जो लोग उस कंपनी के मालिक हैं, एक सिंगल शेयर से लेके अडानी तक, उन सारे मालिकों की जो उसके अंदर इक्विटी है, कुल संपत्ति है, उस संपत्ति का कितने गुना लोन है, ये कहलाता है डेट टू इक्विटी रेशियो। लोग कहते हैं आइडियली इसको 1 होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी के पूरे शेयर होल्डर्स की मिला के उस कंपनी की कीमत, जो उसकी इक्विटी है, समझ लो उस कंपनी की कॉस्ट, या वो कंपनी अगर 1 लाख रुपए की है तो उस पर 1 लाख रुपए का ही लोन मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कॉरपोरेट को देने से तरक्की होती है वगैरह होता है, तो लोग कहते हैं 1.5 तक ठीक है। यानी उसके ऊपर 1 रुपये की प्रॉपर्टी है तो 1.5 रुपया तक आप उसको दोगे तो सेफ है, इससे ज़्यादा दोगे तो रिस्क है। अडानी साहब को जो खुला कर्ज मिलता है, जैसा मैंने बताया कि 1 साल में 1,57,000 करोड़ उनको मिल गया, तो उन अडानी साहब का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, यानी उनकी अपनी संपत्ति और उधारी के बीच का जो अनुपात है, वो 2.36 है। बहुत सारे विद्वानों से मेरी इस पर बात हुई, व्यक्तिगत तौर पे बात की, और सब ने कहा कि बहुत ख़तरनाक स्तर है। बड़े बड़े लोग हैं इस देश के, बड़े बड़े लोग, जिनके एक डायलॉग से शेयर मार्केट नीचे गिरता है और ऊपर जाता है, रिकॉर्ड पे बोलने को तैयार नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी ओपिनियन है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, ना ये जानकारी है, ये मेरी ओपिनियन है, मैं ऐसा समझता हूँ, जितनी मेरी अक्ल है। मैं कोई ना तो फाइनेंस का एक्सपर्ट हूँ, ना मैं बिज़नेस का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जितनी मेरी अक्ल है उसके हिसाब से अब उनका ये जो 4 साल में हाईएस्ट लेवल पर पहुँच गया 2.36, ये जो रेशियो अनुपात है, यानी कंपनी की संपत्ति और कर्ज का अनुपात, यानी 2.36। अगर 1 रुपये की संपत्ति है तो 2.36 का लोन बैंक उनको पहले से दे चुका है। अब अगर वो कंपनी कभी भी कुछ गड़बड़ होती है और उस कंपनी से अगर रिकवरी करने की कोशिश की जाती है,
तो जो बैंकों ने 2.36 का लोन दिया है, उसमें से 1 ही रुपए की रिकवरी उस कंपनी से हो पाएगी, क्योंकि यही रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो, या कंपनी के जो संपत्ति है वो और जो कर्जा है उसका जो अनुपात है। और ये अनुपात 1 साल पहले तक 2.2 था। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि 1 साल के अंदर ही कितने सारे लोन अडानी साहब को हमारे देश में छुट्टा और खुला दे दिए गए, और उनको इतनी खुली तरह से लोन मिलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कानूनों का उल्लंघन करके, क्योंकि मैं ना तो बैंक को कानून सिखा सकता, ना बैंक मुझे सिखाने आ जाए तो मैं उसका कोई निकाल सकता, क्योंकि बैंक उनका अपना गणित है। कुछ कानून देखिए, जो भी काम सरकार करती है, कोई विभाग करता है, कोई दफ्तर करता है, तो वो कानूनी रूप से चकाचक रहता है। जैसे आपको याद होगा, मैंने पवन हंस जब जो वापस लेना पड़ा है सरकार को डील, जब उस डील पे यह देश नहीं बचने दूंगा थम था उसका, और उस डील को जब हो रही थी तो उसके अंदर जो 3 बिड डाले गए थे, उसमें जो मिनिमम सरकार की बोली थी, 2 बिड तो उससे नीचे के ही डाल दिए गए और 1 उससे थोड़ा ऊपर का डाल दिया गया। तो टेक्निकली 3 बिड तो आ गए, अब वो क्वालिफाई नहीं हुए, एक अलग बात है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जब ये कोई भी काम करते हैं तो कागज़ पे पक्का करते हैं, तो इन बैंकों ने भी पक्का किया होगा, इसलिए इसको गैरकानूनी और गलत नहीं कह सकते आप। लेकिन ऐसा मुझ जैसे गरीब आदमी को लगता है कि ये पैसा बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक अडानी साहब की संपत्तियों का सवाल है, अडानी साहब की संपत्तियाँ तो ऊपर नीचे होती रहती हैं और बहुत रिस्क रहता है। लोग कहेंगे भाई अडानी साहब का जो संपत्ति है वो इतने बड़े आदमी हैं तो डूब थोड़ी जाएंगे। लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण छोटे मोटे बता रहा हूँ। ये हल्के पुल्के झटके हैं जिनसे भी अडानी जी हिल गए थे, लेकिन अडानी साहब के पास मुसीबत ना आती हो ऐसा भी नहीं है। सब कुछ देश की सरकार के हाथ में नहीं होता, जो इतने बड़े उद्योगपति को संभाल ले कि भैया ये इतना बड़ा हाथी है कि ये गिरेगा तो भूकंप आ जाएगा, इसलिए डंडे वंडे लगा के रखो, गिरने नहीं देना है। ये सरकार यही करती है। और आपको बता दूं कि जब पहले कुछ आरोप लगे थे कि गुजरात को में मोदी जी ने सहारा से पैसे लिए वगैरह वगैरह के, तो उस वक़्त बाकायदा यूपीए सरकार पर बीजेपी ने ये कटिंग लगी है, देख लीजिएगा, आरोप लगाए थे कि इन्होंने अडानी को बहुत सारा लोन दिया था, जिस लोन को हम रिकवर कर रहे हैं अब। यानी अडानी अंबानी को लोन बहुत दिया था कांग्रेस ने, अब उसकी रिकवरी कर रहे हैं। ये वो सरकार चल रही है, उसी बीजेपी की सरकार चल रही है। और मैं आपको बताऊं, इसी महीने की 11 तारीख को, आप किसी को लगता हो कि अडानी जी लड़खड़ा नहीं सकते हैं, इसी महीने की 11 तारीख को एक ही दिन में अडानी साहब को 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। और एक ही दिन में वो दुनिया के टॉप 5 रईसों की लिस्ट से बाहर हो गए थे। 6 मई की खबर पे आ जाइए, कुल 12 दिन पुरानी खबर है। अडानी विल्मर ने एक ही दिन में 30,000 करोड़ रुपए डुबो दिए और नेट प्रॉफिट में 26% की गिरावट आई है अडानी विल्मर में। ये वो कंपनी है जो तेल, राशन, आटा वाटा में डील करती है, गेहूं के एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दालों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट। कई बार ऐसा भी होता है कि दालें सिंगापुर से किसी रेट में लगती हैं या कहीं किसी और देश से लगती हैं, तंजानिया से या जहाँ से भी, और समंदर में घूमती रहती हैं। यहाँ से वहाँ के लिए भेजी जाती है, समंदर में घूमती रहती है, दाम बढ़ जाता है तो वापस आ जाती हैं। अब ये इनकी कंपनी करती है कि नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा। और बताऊँ आपको कि ये सब चीज़ें लगातार चली आ रही हैं। 2021 में खबर आई थी, एक खबर उड़ी कि अडानी ग्रुप के शेयरों में जो है वो किसी एक विदेशी आदमी का पैसा लगा हुआ था कंपनी का, वो कंपनी गड़बड़ निकल गई है। उसके कारण 55% की गिरावट आई थी अडानी की संपत्तियों में। और कुल मिला के ऐसे इनके शेयर गिरते रहते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपको 21 में अडानी के टोटल गैस में जो शेयर थे वो 37.5% गिर गए। अडानी ट्रांसमिशन के शेयर 33.9% गिर गए और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 32.6% गिर गए। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये जो बातें हो रही हैं, इसमें जो परसेंटेज यूज़ हो रहा है 50%, 36%, 33%, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अडानी साहब जो हैं वो उनकी बहुत सब कुछ स्मूथ नहीं चलता है।
स्मूथ बैंक में चलता है, उनको जो खरीदना है खरीद लो, बैंक वाला पेमेंट करेगा, जो मैंने बताया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है, उनको जो खरीदना है खरीद लें। अगर वो उस दिन फरारी खरीदना चाहते तो एक फ़ोन पे बैंक पैसे भिजवा देता। तो ये जो स्थिति है ये बताती है कि इस देश में किस तरह से बैंकों का पैसा लोगों को दिया जाता है। यही अडानी साहब हैं जिनका एक प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट में SBI फाइनेंस कर रही थी, तो ज़बरदस्त विरोध हुए ऑस्ट्रेलिया में। क्रिकेट मैच के अंदर लोग इस तरह से एक पैम्पलेट लेके दौड़े हैं कि SBI अडानी को लोन मत दो क्योंकि ये पर्यावरण के लिए ख़तरनाक प्रोजेक्ट है। और उस प्रोजेक्ट पे बहुत नाटक हुए थे। और एक छोटा सा विचार मुझ जैसे व्यक्ति के, औसत दर्जे की बुद्धि है मेरी, औसत से भी कम ही होगी, उसमें आता है कि माल्या साहब चले गए, कोई और साहब भी चले जाते हैं, और जब तक वो जाते नहीं हैं देश के बड़े प्रतिष्ठित नागरिक होते हैं। माल्या साहब जो है उनका कैलेंडर पाने के लिए भी देश के बड़े बड़े महान लोग पीछे पीछे लगे रहते थे। कल के दिन कुछ कम हो ज़्यादा हो जाए, अडानी साहब के भाई साहब का भी तो नाम आ चुका है पनामा पेपर लीक्स में, इनका मन कर जाए और ये बेचारे इनका कुछ भी मन ना करे, ये ऐसे ही चलते रहें और नई सरकार आए और अचानक इनकी सुविधाएं बंद कर दे, अनेक प्रकार की सुविधाएं जो इनको मिल रही हैं, और उसके बाद ये लड़खड़ा जाएं, तो 1 मिनट के लिए बस आंख बंद करके ये सोचिए कि आपका जो बैंक है, चाहे वो आंध्रा बैंक हो या कोई और बैंक हो, उसने जितनी धन संपदा और संपत्ति अडानी साहब को फाइनेंस की हुई है, अडानी साहब को जो लोन दिया हुआ है, उस लोन का क्या होगा। और इतना बड़ा जो लेनदार है, मतलब देनदार हुआ बैंकों के लिए, इतना बड़ा लोन लेने वाली कंपनी अगर ज़रा सी भी, देखिए इकोनॉमी के झटके बहुत चल रहे हैं, कभी वॉर आ जाता है, कभी रिसेशन आ जाता है। मैंने आपको बताया था विकासशील देशों का क्या हाल हो रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी लड़खड़ा रही है। अगर इस तिमाही में भी मामला गड़बड़ चलता है तो अमेरिका में रिसेशन आ जाएगा, वो विश्वव्यापी हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं और उसमें चपेट में ख़ास तौर पे फूड सिक्योरिटी का बड़ा रायता चल रहा है इन दिनों, अडानी साहब की कंपनी आ जाती है, तो ये जो असुरक्षित, मेरी नज़र में असुरक्षित लोन दिए हुए हैं, इन लोन्स को देने से क्या हमारा बैंक डूबेगा नहीं? क्या इस देश के लोगों का धन, बैंकों का जो अडानी साहब को कर्ज दिया हुआ, डूबेगा नहीं? आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कितना पैसा वापस मिलने की आपको सिर्फ गारंटी है, उससे ज़्यादा की गारंटी नहीं है। 2.36 ये संख्या याद रखिएगा, ये रेशियो है, अनुपात है। 2.36 गुना उनकी परिसंपत्तियां जो हैं, जिनको कि कहते हैं अंग्रेज़ी में, हो सकता है मेरा ट्रांसलेशन गलत हो, इक्विटी, उसका 2.36 गुना कर्ज उनको दिया हुआ है। सोर्स बता देता हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड की स्टोरी है जिसमें ये बाकायदा आंकड़े आए हैं, फाइनेंशियल आंकड़े आए हैं, और ये आंकड़े भी खुद कंपनी ने ही जो जारी किए वो आंकड़े हैं। हमारे भारत में जैसे मुक्त हस्त से लोन उनको मिल रहा है, वैसे ही एक व्यक्ति, किसी भले आदमी ने एक RTI डाली थी और ये पूछने की कोशिश की थी कि अडानी साहब के ऊपर कितना लोन है। तो उसके बाद में RTI ने कहा ये निजी जानकारी दी नहीं जा सकती। SBI ने RTI के जवाब में कहा, दौर यही था, यही सरकार थी जिस सरकार में आपका रिजल्ट इस कॉलेज का जो अखबारों में छपा करता था कि फाइनल का रिजल्ट आया है, कौन कौन पास हुआ है, कौन कौन फेल हुआ है, उस रिजल्ट को भी जब मांगा गया, देश के एक बड़े आदमी की डिग्री मांगी गई दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और देश के सूचना आयुक्त ने जब कहा कि दीजिए जानकारी, तो भी जानकारी नहीं दी गई, कहा गया निजी जानकारी है, जो अखबारों में छपती है वो निजी जानकारी है। उसी तरह से अडानी साहब के पास देश के बैंकों का कितना लोन है, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, ये भी नहीं बताया गया, कहा ये निजी जानकारी है। ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि ये बहुत ज़्यादा फ़ोन वोन करते हैं इनके लोग। मैं ये भी नहीं बोलूँगा, ये बहुत ज़्यादा दबाव में भी लेते हैं, इसलिए नाप तोल के बोल रहा हूँ। बाकी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस इतना आप समझ लीजिए कि इतनी बड़े लेवल पे, इतने बड़े आदमी को इतना
असुरक्षित तरीके से, क्योंकि ये माना जाता है, आम धारणा है कि करीब 1.5 ठीक रहता है रेशियो, और भारत में बहुत सारी कंपनी को 0.1% भी है, यानी कि 100 रुपये की संपत्ति उनके पास 1 ही रुपये का लोन है। ऐसी कंपनियां भी हैं। मैं बहुत सारे दूसरे लोगों के आंकड़ों के साथ उलझाना नहीं चाहता हूं, बाकी लोगों के आंकड़े बहुत बेहतर हैं। और इतना असुरक्षित लोन अगर किसी व्यक्ति के पास में, और उस व्यक्ति के पास में जो लगातार विवादों में रहता है, विवादों से बचने की कोशिश करता है, फिर भी घेर लिया जाता है, जिसके ऊपर किसी एक पार्टी के साथ गहराई तक जुड़े होने के आरोप लगते रहते हैं सोशल मीडिया पे और अदरवाइज़ भी, जो कहा जाता है कि दोस्त हैं प्रधानमंत्री के वगैरह वगैरह। अगर सरकार बदलती है, कोई और चीज़ होती है और कुछ गणित बदलते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश के बैंकों का धन सुरक्षित है? इस देश में उतना अच्छा पूंजीवाद नहीं है कि सरकारी नियंत्रण से सब मुक्त हो, बिजनेस के अंदर सरकार का दखल ना हो, ऐसा नहीं है। सरकार कभी भी जहां चाहे वह दखल कर सकती है, और अगर अडानी साहब के मामले में दखल कर दिया तो क्या होगा, इस चिंता के कारण मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ आप इस शिद्दत को समझेंगे, जो नहीं कहा है वो भी आप समझेंगे, क्योंकि वो कहा नहीं जा सकता था। ये सारे की सारी जो विश्लेषण है मेरा निजी है, जानकारियाँ जो हैं, आंकड़े हैं, वो बिज़नेस स्टैंडर्ड के हैं, और ये मेरी राय है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सुनने में मेरा वीडियो विचारोत्तेजक लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मित्रों से साझा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।